बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 21 देख रहे हैं। आज के लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है। आसान सी डेफिनेशन यूँ कर लेंगे, एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। के नंबर्स को आपके जो मैट्रिक्स की एंट्रीज है ना वो नंबर्स ही होंगे। सो नंबर्स को ऐसे रोज और कॉलम्स में अरेंज कर लें तो उसको मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको रोज कहते हैं और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको कॉलम्स कहते हैं। अब ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3। तो इसको शॉर्टली यूँ भी लिखते हैं ए आई जे ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, यानी आई जो है फर्स्ट इंडेक्स रो को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी वेरिएशन 1 से 2 तक है और जे की वेरिएशन 1 से 3 तक है। आप ये देख सकते हैं जो रोज वाले हैं वन फर्स्ट इंडेक्स जो है वो 2 तक जा रहा है, ये देखें 2 तक 1 2 1 2, और जो कॉलम वाला है वो 3rd तक जा रहा है। इसका मतलब होता है ये एंट्री जो है ये अपनी पोजीशन को ज़ाहिर कर रही होती है। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट रो और 3rd कॉलम है, ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो 3rd कॉलम। The order of above matrix is 2 cross 3, यानी number of rows cross number of columns, ऐसे order लिखते हैं। A matrix having only one row is called a row matrix और row vector भी कहते हैं उसको, जिसमें सिर्फ एक रो हो। A matrix having only one column is called column matrix, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको column matrix या column vector कहते हैं। सॉरी ये रो नहीं कॉलम है, यहाँ पे कॉलम आएगा। और अ मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो उनको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट हो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, जैसे ये है। A matrix all of whose entries are zero is called a zero or null matrix। कोई मैट्रिक्स हो जिसकी सारी एंट्रीज जीरो हो उसको नल मैट्रिक्स कहते हैं या जीरो मैट्रिक्स। जनरली एक स्क्वायर मैट्रिक्स देखें, लेट ए दिस बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखें इसमें n रोज हैं और n कॉलम्स हैं। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, चलते चलते ये फर्स्ट रो nth कॉलम, इसी तरह ये nth रो और फर्स्ट कॉलम है, ये nth रो और nth कॉलम है। लेट दिस बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन द एलिमेंट्स a11 a22 सॉरी ये थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, ये A22 है और ये ANN है। A11 A22 अप टू ANN, यानी ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ना, ये जो डायगोनल पे आ रहे हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ना, ये मिलके प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल बनाते हैं इसका। मैट्रिक्स का मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल या आम डायगोनल लफ्ज़ भी लिखा है ना, हाँ, या लीडिंग डायगोनल, तो उसमें मुराद ये वाले एलिमेंट होते हैं जिसमें ये देखें इंडेक्स में आई और जे इक्वल होते हैं, ये ऐसे डायगोनल पे आ रहे होते हैं। ये जो दूसरा वाला होता है ना, ऐसे वाला डायगोनल, इसको सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं, लेकिन ये हमारे काम का नहीं है इसलिए उसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। A square matrix A is called a diagonal matrix। अब देख लें डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। वो सबसे पहली कंडीशन है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी उसमें रोज और कॉलम्स इक्वल होंगी। इफ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। अब गौर से देखें, जहाँ पे आई और जे इक्वल होती है ना, ये देखें A11 A22 ANN, वो डायगोनल पे आ जाते हैं। और जो डायगोनल के अलावा एंट्रीज होती हैं उनमें आई और जे इक्वल नहीं होते, जैसे यहाँ पे देखें 1 और 2 है, I1 है JN है, यहाँ पे भी डिफरेंट है, हर जगह डिफरेंट होंगे सिवाय डायगोनल के। यानी आई इज नॉट इक्वल टू जे का मतलब है डायगोनल से हट के जो एंट्रीज हैं वो सब जीरो हों, एंड एटलीस्ट वन एंट्री इज नॉन जीरो इफ आई इज इक्वल टू जे, यानी डायगोनल पे जो एंट्रीज हैं उनमें से कम एक नॉन जीरो हो और डायगोनल के अलावा बाकी सारी एंट्रीज जीरो हो, तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। फिर स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, मतलब डायगोनल के अलावा जो एंट्रीज हैं वो सब जीरो हों एंड ए आई जे इज इक्वल टू के अ फिक्स नंबर इफ आई इज इक्वल टू जे, यानी जो आई इज इक्वल टू जे वाली है ना, यानी डायगोनल वाली एंट्रीज हैं वो सब किसी एक फिक्स्ड कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट के इक्वल हो, ये नॉन जीरो स्केलर के इक्वल हो, तो उसको
स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप यूँ लिखते हैं 2 2 2 सब में लिखते हैं डायगोनल पे और बाकी सारी एंट्रीज को जीरो करते हैं। A square matrix A is called an identity matrix या unit matrix if aij is equal to 0 if I is not equal to j, यानी डायगोनल से हट के बाकी सारी एंट्रीज जो है वो जीरो हों, एंड aij is equal to 1 if I is equal to j, और डायगोनल पे सब 1 आ जाए। जैसे ये है 1 0 0 1, अब देखें डायगोनल पे 1 आ गए बाकी सब जीरो, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसको I2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। डायगोनल से हट के देखें बाकी सब एंट्री जीरो हैं और डायगोनल वाली सारी 1 है इस कंडीशन पे पूरी तरीके। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की। फिर इक्वल मैट्रिसेस कौन सी होती हैं? टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिसेस इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। दो मैट्रिसेस का ऑर्डर अगर सेम हो तो वो इक्वल उस सूरत में होती हैं कि अगर उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग यानी फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल हो, सेकंड एंट्री सेकंड के इक्वल हो, एंड सो ऑन, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो आपस में इक्वल हो। फिर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय, ये देखें ए आई जे जो था ना, ए जे आई बन गया और ऑर्डर भी चेंज हो गया, एम क्रॉस एन जो रोज थी वो कॉलम बन गई और जो कॉलम थी वो रोज बन गई। तो इस तरह से ट्रांसपोज निकालते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फॉर्मेबल फॉर द सम ए प्लस बी इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। दो मैट्रिसेस को हम ऐड सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। और ऐड करने का तरीका क्या है? देखें फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन ऑर्डर की, ये दूसरी मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन ऑर्डर की, तो उनका सम कैसे निकालना है कि उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ना ऐड कर देते हैं, पहली वाली पहली में ऐड हो जाती है, दूसरी वाली दूसरी में, एंड सो ऑन। फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है कि किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करना है। आपके पास ये एक मैट्रिक्स है और के एक नंबर है आपके पास, ठीक है, आपने इस मैट्रिक्स को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे कि अंदर मौजूद जितनी भी एंट्रीज हैं उन सबको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। के ए कैसे फाइंड करते हैं? फॉर एग्जांपल 2 से मल्टीप्लाई करें ना किसी मैट्रिक्स को, तो अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फॉर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट ए बी इफ, ये प्रोडक्ट जो है ना ए बी, ये उसी वक्त निकल सकता है, उसी वक्त फाइंड कर सकते हैं हम, ये डिफाइंड उसी वक्त होता है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद और सेकंड मैट्रिक्स की रोज की तादाद अगर बराबर हो तो तभी ये मल्टीप्लाई हो सकती है। और मल्टीप्लाई होने के बाद उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आता है? देखें फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन, और दूसरी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है एन क्रॉस बी। अब देखें शर्त ये थी कि पहले के कॉलम और दूसरे की रोज सेम होनी चाहिए, इसीलिए देखें इसके कॉलम्स भी एन है और इसकी रोज भी एन है, इसके बगैर तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकता था। तो ये दोनों सेम होंगे, इसका सेकंड और इसका फर्स्ट, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी ये वाली। और जो रिजल्टेंट आएगा उसका आंसर जो ऑर्डर आएगा वो होगा एम क्रॉस पी, यानी ये इसकी रोज और उसके कॉलम एम क्रॉस पी। तो इस तरह से मैट्रिक्स का चेक करते हैं कि कौन सी मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती हैं और कौन सी नहीं, और मल्टीप्लाई होने के बाद उनका ऑर्डर क्या आएगा। तो देखते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.1 है, क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले आपके एएलपी में शामिल है। हाँ, कुछ एग्जांपल्स हैं, तकरीबन 2 एग्जांपल्स हैं जो एएलपी में हैं, लेकिन वो अभी नहीं की, वो असल में टॉपिक्स वो हैं जो 3.2 के टॉपिक्स हैं, तो वो उसके साथ करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें सबसे पहले, इफ ए इज इक्वल टू आई 0 1 माइनस आई, show that a power 4 is equal to identity matrix of order 2। identity matrix of order 2 क्या होती थी? ये वाली 1 0 0 1 अभी हमने पढ़ी। तो I4 डायरेक्ट तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हम, सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर का मतलब है ए मल्टीप्लाई बाय ए, यानी इस मैट्रिक्स को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है आपको याद होगा, ये फर्स्ट चैप्टर था आपका 9th क्लास में, कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज को सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से। तो ये देखें आई से मल्टीप्लाई होगा तो आई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 0 1 ज़ा 0, ये देखें फर्स्ट एंट्री आ गई। अब क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट रो है इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो क्या बनेगा, आई आयोटा 0 ज़ा 0 प्लस माइनस माइनस 0 आयोटा ज़ा 0, इस तरह से लिख लिया। अब सेकंड रो की बारी है, तो यहाँ भी सेकंड रो स्टार्ट कर देंगे। ये वाली सेकंड रो जो है ना, अब पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा आ जाएगा, माइनस आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा आ जाएगा। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 ज़ा 0, माइनस आयोटा जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आयोटा स्क्वायर।
तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के इक्वल होता है यहाँ पे भी, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आयोटा और आयोटा, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर यहाँ पे भी -1। तो हमने ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। अब हम A4 कैलकुलेट कर सकते हैं कि ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू आई है ये, इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसी प्रोसीजर से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस +1 +0 ये आ गया। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये एंट्रीज आ गई 0 + 0। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + 0 ये, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 -1। तो क्या आंसर आ रहा है 1 0 0 1 विच इज I2, यही हमने शो करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है फाइंड x एंड y इफ, इसका पार्ट 1 आपका होमवर्क है, पार्ट 2 मैंने यहाँ पे किया कि x + 3 1 -3 3y -4 इज इक्वल टू दिस। तो पार्ट 1 थोड़ा सा इजी है असल में, उसमें डायरेक्टली वैल्यूज निकल आती हैं। पार्ट 2 में इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 यहाँ कर दिया। तो ये दो मैट्रिसेस दी हुई हैं। अभी इक्वल मैट्रिसेस के बारे में हमने पढ़ी थी डेफिनेशन, अगर आपके जेहन से निकल गया है तो वीडियो को रिवाइंड करें और उसको दोबारा देख लें कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं। एक तो उनका ऑर्डर सेम हो, दूसरा उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो आपस में इक्वल हो। तो अगर ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इसका मतलब है फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल होगी, x + 3 जो है वो y के इक्वल होगी, और ये 1 = 1 -3 = -3, यहाँ से तो x y नहीं निकल सकते। लास्ट एंट्री देखें 3y - 4 = 2x, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। तो इनको अरेंज कर लेते हैं। x + 3 = y था, यहाँ से जो आई थी फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के इक्वल रखा था, इनको अरेंज करेंगे तो x - y = -3, y को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, 3 को राइट पे, और ये जो 3y - 4 = 2x आया था, यहाँ से भी इक्वेशन को अरेंज कर लें, 3y को राइट पे शिफ्ट कर लें तो 2x - 3y = -4 आ जाएगा। ये दो इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करके हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। तो जो आपको इजी लगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, एलिमिनेशन मेथड भी है, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला भी है मेथड। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, अब इनके कोफिशिएंट बैलेंस कर रहे हैं, एक्चुअली x को कैंसिल करने की कोशिश करें, इधर 2 है ना कोफिशिएंट, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, एंड सब्ट्रैक्टिंग विद इक्वेशन 2। तो इसको इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - 2y = -6 आएगा ये। अब इसको इक्वेशन 2 के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्शन में आपको पता है कि साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, उसकी वजह से ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो -2y + 3y = y आ जाएगा, और -6, और इसका साइन चेंज होगा, +4 -6 और +4 इज -2। तो देखें y की वैल्यू आ गई। ये जो y की वैल्यू थी इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में या 2 में, जिधर आपका दिल करे। 1 में पुट किया मैंने तो x - y = -3 था, y की जगह -2 पुट किया, x + 2 = -3, 2 को उधर जाके माइनस करेंगे तो -3 और -2 मिलके -5 बन जाएंगे। तो यूं x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में दोबारा कह रहा है कि x एंड y की वैल्यू फाइंड करें अगर ये मैट्रिक्स इक्वेशन दी हुई है आपको। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक जो भी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करना है, कि अंदर तमाम एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई इक्वेशन को लिख लिया, इस इक्वेशन को। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सब अंदर वाली एंट्रीज जो हैं दरमियान वाली मैट्रिक्स की, वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। फिर अब लेफ्ट हैंड साइड पे भी दो मैट्रिसेस हैं जो कि ऐड हो रही हैं, तो इनको ऐड कर देंगे। मैट्रिसेस को ऐड करने का तरीका भी हमने सीखा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो ऐड हो जाती हैं अगर उनका ऑर्डर सेम हो। तो 2 + 2 4 हो जाएगा, 0 + 2x 2x बन जाएगा, x + 2y ये ऐसे ही लिखा रहेगा क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है कि ऐड हो जाए। 1 + 0 = 1, y + 4 = y + 4, 3 - 2 = 1। तो अब देखें, अब क्वेश्चन नंबर 3 जैसा हमारा क्वेश्चन बन गया कि दो मैट्रिसेस हैं जो आपस में इक्वल हैं, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वेट करके हम x और y की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो मुश्किल वाली एंट्रीज नहीं लेनी है, अपनी आसान वाली एंट्रीज लेनी है। फॉर एग्जांपल ये देखें 2x = -2, यहाँ से डायरेक्टली x की वैल्यू आ जाएगी, 2x = -2, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1, और यहाँ से y की मिल जाएगी, y + 4 जो है वो 6 के इक्वल होगा, क्योंकि डेफिनेशन ये है कि मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं, जब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हो। तो y + 4 = 6, यहाँ से y की वैल्यू 2 आ गई। तो देखें x और y की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है वो मिलते जुलते हैं, तो पहले 9 देख लें, उसको देखे आपने क्वेश्चन नंबर 8 करना है। मैट्रिक्स दी हुई है A, उसमें दो अननोन्स हैं A और B। कहता है कि अगर A² इसके इक्वल हो 1 0 0 1 के, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B। फिर A और B फाइंड करके दिखाएं। तो हमें गिवन ये है कि A² इसके इक्वल है, और हमें जो मैट्रिक्स दी हुई है उससे भी A² हम खुद भी कैलकुलेट करते हैं। तो A² कैलकुलेट करने का वही तरीका जो यहाँ हमने किया था कि उसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 1 - A आ गया,
फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस बी आ जाएगा ये। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस ए बी आ जाएगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -a प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन है। अब हमें क्वेश्चन में ए स्क्वायर की ये वैल्यू दी गई थी और हमने ए स्क्वायर कैलकुलेट किया तो वो ये इसके इक्वल आया। ये भी ए स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी ए स्क्वायर की वैल्यू है। तो 1 और 2 को इक्वेट करते हैं तो बाय कंपैरिजन ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे मैट्रिसेस, क्योंकि दोनों ए स्क्वायर की वैल्यूज है ना। तो 1 माइनस ए, ये पूरी मैट्रिक्स 1 के इक्वल आ गई। यहाँ से ए और बी निकालना बहुत आसान है। 1 माइनस ए 1 के इक्वल होगा, क्योंकि ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो जाहिर है इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होंगी। 1 माइनस ए 1 के इक्वल होगा, यहाँ से ए की वैल्यू 0 आ गई। -1 माइनस बी इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो बी की वैल्यू -1 आ जाएगी। बी को राइट पे शिफ्ट कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था, इसको देख के आपने क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना है। तो ALP में मौजूद जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 12 है। फाइंड द मैट्रिक्स X इफ, इसका पार्ट 2 यहाँ पे मैंने किया, पार्ट 1 आपने कर लेना है, इसका वो LP में शामिल है। पार्ट 1 होमवर्क है आपका। तो देखें ये इक्वेशन दी गई है, इसको सॉल्व करने का वैसे एक और मेथड भी है, इन्वर्स वाला मेथड, वो हम एक्सरसाइज 3.2 में सीखेंगे। अभी हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन के जरिए फाइंड करते हैं। तो हमें ये मैट्रिक्स इक्वेशन दी गई है। हमने ये पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि मैट्रिक्स दो मल्टीप्लाई कब हो सकती हैं, जब फर्स्ट वाले के कॉलम्स और सेकंड वाले की रोज की तादाद इक्वल हो। तो अब ये दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होंगी ना आपस में, ये वाली मैट्रिक्स और एक्स, तो इसके कॉलम और इसकी रोज इक्वल होनी चाहिए। अब इसके कॉलम 2 थे, लिहाजा ये वाला 2 जो है ना, ये फर्स्ट वाला जो 2 आपको नजर आ रहा है, ये इस वजह से आया है कि यहाँ पे 2 था, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए थे, पहले के कॉलम और दूसरे की रोज। फिर अगली बात ये थी कि जो आंसर आता है ना ये वाला मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर कितना होता है, फर्स्ट की रोज और सेकंड के कॉलम। तो अब इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका मतलब है ये तो 2 है तो इसके कॉलम भी 2 होंगे, तभी इसका आंसर 2 क्रॉस 2 आएगा। तो इधर से हमें पता चला कि हमें अपनी मैट्रिक्स एक्स जो है वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की रखेंगे तो तभी आंसर आएगा, मल्टीप्लाई भी हो सकेगी और आंसर भी आएगा। तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं कि लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी, लेट कर ली। उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें इक्वेशन में, एक्स की जगह ए बी सी डी इस इक्वेशन में ये पुट कर दी। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 5a प्लस 2c ये आ गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 5b प्लस 2d। फिर सेकंड रो की बारी है, -2a प्लस c, और सेकंड रो सेकंड कॉलम से होगी तो -2b प्लस d इज इक्वल टू 2 1 5 10। अब ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो वही तरीका के कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होंगी। 5a प्लस 2c 2 के इक्वल होगा, -2a प्लस c जो है 5 के इक्वल होगा, ये लिख दिया। फिर 5b प्लस 2d जो है वो 1 के इक्वल होगा, ये लिख दिया। और -2b प्लस d 10 के इक्वल होगा, यहाँ लिख दिया। इन इक्वेशंस में a और c आ रहे हैं, इनको आपस में हल कर लेते हैं। इनमें b और d आ रहे हैं, इनको आपस में हल कर लेते हैं। यहाँ से देखें c को कैंसिल किया जा सकता है आसानी से कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2 ताकि ये एक जैसे हो जाए कोफिशिएंट्स, एंड सब्ट्रैक्टिंग विद इक्वेशन नंबर 1। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -4a प्लस 2c इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, ये देखें। और ऊपर वाली इक्वेशन एज इट इज लिख दी। तो इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता है कि इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा तो 5 प्लस 4 ये देखें 9a आ गया। और ये 2c इसका साइन चेंज होगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा तो 2 माइनस 8 इज सॉरी 2 माइनस 10 इज -8। तो a की वैल्यू आ रही है -8 बाई 9। इसको चाहे तो किसी भी इक्वेशन में 1 में या 2 में पुट कर दें तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। मैंने इक्वेशन 2 में पुट किया, वो थी 2a प्लस c इज इक्वल टू 5 -2a प्लस, तो c की वैल्यू क्या निकल आई 5, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 16 बाई 9, तो 29 बाई 9 वैल्यू आ गई c की। इसी तरह से सेम प्रोसीजर से इन इक्वेशंस को सॉल्व किया, क्योंकि कोफिशिएंट्स दोनों के सेम थे, सेम प्रोसीजर होगा तो वहाँ से बी और डी की वैल्यूज आ जाएंगी। तो मैट्रिक्स एक्स हमने लेट की थी ए बी सी डी ये, तो इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। ए की वैल्यू -8 बाई 9 आई है, सी की वैल्यू 29 बाई 9 आई है, अपनी अपनी जगह पे लिखेंगे। बी की वैल्यू -19 बाई 9 आई है और डी की वैल्यू 52 बाई 9। तो ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स थी आपकी।